आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं का साहचर्य गुण। साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संक्रियाओं में कोष्ठकों के प्रयोग से संबंधित है। साहचर्य का अर्थ है साथ रहना। यहाँ हम इसका अर्थ लेंगे संख्याओं को साथ रखना यानी उनके समूह बनाना। यह हम कोष्ठकों के प्रयोग से करते हैं। संख्याओं पर उचित प्रकार से संक्रियाएं करने के लिए हमें कोष्ठकों के प्रयोग के बारे में जानना यानी कि साहचर्य गुण को समझना आवश्यक है। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि पूर्णांकों यानी इंटीजर्स पर योग की संक्रिया करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कि कोष्ठकों के प्रयोग से किन्हीं भी दो संख्याओं को साथ रखा जा सकता है। हमें प्रत्येक स्थिति में परिणाम बराबर प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। योग की तरह पूर्णांकों के लिए गुणन भी साहचर्य है, लेकिन पूर्णांकों के लिए व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हम परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण की बात करेंगे। चलिए पहले परिमेय संख्याओं के योग यानी एडिशन की बात करें। मान लीजिए 3 बोतलों में पानी की मात्रा क्रमशः 1/6 लीटर, 2/5 लीटर और 2/3 लीटर है। यदि हमें पानी की कुल मात्रा ज्ञात करनी हो तो हमें इनका योग करना होगा, यानी कि हमें 1/6 धन 2/5 धन 2/3 का परिणाम पता करना होगा। इसे सरल करने के लिए हम इस प्रकार समूह बना सकते हैं या इस प्रकार समूह बना सकते हैं। यदि पहले हम 1/6 और 2/5 का समूह बनाकर इनका योग करें तो इनका योग होगा 17/30। इसमें तीसरी संख्या 2/3 को मिलाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37/30। यदि हम 2/5 और 2/3 का समूह बनाकर इनका योग करें तो इनका योग होगा 16/15। इसके साथ 1/6 जोड़ने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37/30। यहाँ दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि सभी बोतलों में पानी की कुल मात्रा 37/30 लीटर है। चूंकि दोनों स्थितियों में परिणाम समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। व्यापक रूप में परिमेय संख्याएं a, b, c के लिए कोष्ठक में a धन b धन c बराबर a धन कोष्ठक में b धन c है। क्या परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी साहचर्य है? चलिए पता करते हैं। मान लीजिए अदिति के पास 4/5 चॉकलेट है। उसमें से वह 2/5 भाग अंकित को और 3/10 भाग सुमन को देती है। तो बताइए उसके पास कितनी चॉकलेट शेष होगी? दी स्थिति को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। चलिए अलग अलग प्रकार से समूह बनाकर इसे हल करें। यदि हम 4/5 और 2/5 का समूह बनाते हैं तो 4/5 ऋण 2/5 का परिणाम हमें 2/5 प्राप्त होगा। यदि इसमें से 3/10 घटाए जाए तो परिणाम 1/10 प्राप्त होगा। वीडियो रोककर अब आप पता कीजिए कि यदि 2/5 और 3/10 का समूह बनाकर इसे हल किया जाए तो परिणाम क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। इसे हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। हमें परिणाम प्राप्त होगा 7/10। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम समान नहीं है, इसलिए किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c का व्यवकलन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। इनका व्यवकलन दिए क्रम में ही करना आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन
साहचर्य नहीं है। यहाँ पहली स्थिति का परिणाम सही और दूसरी स्थिति का परिणाम गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अदिति के पास 1/10 चॉकलेट शेष है। वीडियो रोककर अब आप किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं का अलग अलग प्रकार से समूह बनाकर गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्या परिणाम बराबर है? तो क्या परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है? बिल्कुल सही। परिमेय संख्याओं a, b, c का गुणन किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है। परिणाम हमेशा बराबर प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है। इसी तरह चलिए पता करें कि परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन यानी डिवीजन साहचर्य है या नहीं। यदि हम 6/7 विभाजित 4/3 विभाजित 1/12 को इस प्रकार सरल करेंगे तो परिणाम 54/7 प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम इसे इस प्रकार सरल करेंगे तो हमें परिणाम 3/56 प्राप्त होगा। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इसलिए परिमेय संख्याओं a, b, c का विभाजन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। इसे दिए गए क्रम में ही करना आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। इस तरह से यहाँ पहली स्थिति का परिणाम सही और दूसरी स्थिति का परिणाम गलत है। अब आप जान गए होंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं का साहचर्य गुण। अगले वीडियो में कुछ मजेदार उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण। मनीष ने एक रस्सी को 4 टुकड़ों में काटा। काटे गए टुकड़ों की लंबाई इस प्रकार थी। रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। रस्सी के 4 टुकड़ों की लंबाई है 7/9 मीटर, 5/12 मीटर, 11/12 मीटर और 5/3 मीटर। इसलिए रस्सी की कुल लंबाई इन चारों टुकड़ों का योग होगी। रस्सी की कुल लंबाई बराबर 7/9 मीटर धन 5/12 मीटर धन 11/12 मीटर धन 5/3 मीटर। यहाँ हम देखते हैं कि 5/12 और 11/12 का हर यानी डिनोमिनेटर समान है, इसलिए इनका योग करना आसान है। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के लिए योग साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम 5/12 और 11/12 को कोष्ठक में लेकर इस कोष्ठक को पहले सरल कर सकते हैं। इससे हमें कोष्ठक का परिणाम प्राप्त होगा 16/12, जिसे हम 4/3 लिख सकते हैं। अब हम 4/3 और 5/3 को कोष्ठक में लेंगे। हल करने पर परिणाम आएगा 9/3 यानी कि 3। अब 3 धन 7/9 बराबर 3 और 7/9 है, यानी कि 34/9 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रस्सी की कुल लंबाई 3 और 7/9 मीटर है। अगला उदाहरण, राहुल ने अपने पास स्थित 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट का 2/3 भाग अमित को दिया। अमित ने उसे प्राप्त चॉकलेट का 3/4 भाग नीता को दिया। ज्ञात कीजिए नीता को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई। राहुल के पास 1 और 4 सप्तमांश चॉकलेट है, यानी कि 11/7 चॉकलेट है। अमित को इस चॉकलेट का
2/3 भाग प्राप्त हो रहा है, यानी कि अमित को 2/3 गुणा 11/7 चॉकलेट प्राप्त हो रही है। नीता को इसका 3/4 भाग प्राप्त हो रहा है, इसलिए नीता को प्राप्त चॉकलेट है 3/4 गुणा कोष्ठक में 2/3 गुणा 11/7। चलिए इसे हल करें। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है, इसलिए हम यहाँ इस प्रकार समूह बना सकते हैं। कोष्ठक सरल करने पर हमें परिमेय संख्या 1/2 प्राप्त होगी। अब हम 1/2 और 11/7 का गुणन करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 11/14। इस तरह से नीता को कुल चॉकलेट का 11/14 भाग प्राप्त हुआ है। अगला उदाहरण, सुनीता और मनीषा 68 विभाजित 17/25 विभाजित 17/25 को हल कर रहे थे। दोनों ने दर्शाए प्रकार से इसे सरल किया, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग आया। क्या आप बता सकते हैं किसका उत्तर सही है और क्यों? परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है, यानी कि विभाजन की संक्रिया में किसी भी प्रकार समूह नहीं बनाए जा सकते। यहाँ मनीषा ने गलत प्रकार से समूह बनाया है, जिससे उसे गलत जवाब प्राप्त हुआ है। परिमेय संख्याओं का विभाजन दिए गए क्रम से ही किया जाना आवश्यक है। सुनीता यह बात अवश्य जानती होगी, इसलिए उसे सही परिणाम प्राप्त हुआ है। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं की विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण से संबंधित उदाहरण। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में। तत्समक यानी आइडेंटिटी का अर्थ है पहचान। अक्सर गणित में संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाओं से इनकी पहचान बदलती है। जैसे 5 में 2 जोड़ने से 5 की पहचान बदलकर 7 हो जाती है। इसी तरह परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर 5/3 में 2/3 जोड़ने पर इसकी पहचान बदलकर 7/3 हो जाती है। कुछ विशेष स्थितियों के लिए संख्याओं की पहचान नहीं बदलती। जैसे सभी परिमेय संख्याओं में 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमेय संख्या का योग किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमेय संख्या आता है, यानी कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती। हम कहते हैं कि 0 परिमेय संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। व्यापक रूप में परिमेय संख्या p/q के लिए p/q धन 0 बराबर 0 धन p/q बराबर p/q है। उदाहरण के लिए 2/3 धन 0 या 0 धन 2/3 का परिणाम 2/3 ही आता है। ऋण 15/4 धन 0 या 0 धन ऋण 15/4 का परिणाम ऋण 15/4 ही आता है। इसी तरह सभी परिमेय संख्याओं में एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमेय संख्या का गुणन किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमेय संख्या आता है, यानी कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती। हम कहते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। व्यापक रूप में परिमेय संख्या p/q के लिए p/q गुणा 1 बराबर 1 गुणा p/q बराबर p/q है। उदाहरण के लिए 2/3 गुणा 1 या 1 गुणा 2/3 का परिणाम 2/3 ही आता है। ऋण 15/4 गुणा 1 या 1 गुणा ऋण 15/4 का परिणाम ऋण 15/4 ही आता है। प्रतिलोम यानी इनवर्स का अर्थ विपरीत या उल्टा होता है। चलिए गणित में इसका महत्व समझे। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 3/7। यदि हम इसमें परिमेय संख्या
ऋण 3/7 को जोड़ेंगे तो हमें परिणाम 0 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 3/7 और ऋण 3/7 जोड़े जाने पर एक दूसरे के मान को 0 करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के ऋणात्मक यानी निगेटिव या योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स है। व्यापक रूप में यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर परिणाम 0 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे यहाँ परिमेय संख्या ऋण p/q परिमेय संख्या p/q का योज्य प्रतिलोम है। इसी तरह परिमेय संख्या p/q परिमेय संख्या ऋण p/q का योज्य प्रतिलोम है। परिमेय संख्या का ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम उसे ऋण 1 से गुणा कर यानी उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जाता है। अब मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 10/11। क्या आप ऐसी परिमेय संख्या बता सकते हैं जिसका इस संख्या से गुणन करने पर परिणाम 1 आएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, ऐसी संख्या होगी 11/10। यदि एक परिमेय संख्या a/b का गुणन दूसरी परिमेय संख्या c/d से करने पर यदि गुणनफल 1 आता है तो हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं a/b और c/d एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है। किसी शून्येतर परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसके अंश और हर को परस्पर बदलकर प्राप्त किया जाता है। तो अब आपको योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के उदाहरण। ऋण 6/7 के योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स और गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स का योग करने पर परिणाम 0 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऋण 6/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, चूंकि ऋण 6/7 धन 6/7 बराबर 0 है, इसलिए ऋण 6/7 का योज्य प्रतिलोम 6/7 है। इसी तरह यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर परिणाम 1 आता है तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। चूंकि ऋण 6/7 गुणा ऋण 7/6 बराबर 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 7/6 है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमने ऋण चिन्ह यानी निगेटिव साइन का स्थान क्यों नहीं बदला? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि ऋण 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/6 है, लेकिन इसके अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर दोनों को हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा और हमें प्राप्त होगा ऋण 7/6। ध्यान रहे, साधारणतः हम ऋण चिन्ह अंश के साथ दर्शाते हैं। अब हम ऋण 6/7 के योज्य प्रतिलोम 6/7 और गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 7/6 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यह होगा 6/7 गुणा ऋण 7/6 बराबर ऋण 1। इसलिए ऋण 1 दिए सवाल का जवाब है। अगला उदाहरण,
परिमेय संख्या 3/10 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़ने पर परिणाम 3/10 प्राप्त होगा? हम जानते हैं कि केवल 0 ही ऐसी परिमेय संख्या है जिसे किसी भी संख्या से योग करने पर परिमेय संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए परिमेय संख्याओं के योग के लिए 0 एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब यदि हम 3/10 में 0 जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या 3/10 में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि वांछित परिमेय संख्या 0 है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पहले हम गुणन की संक्रिया को हल करेंगे। 7/8 गुणा 2/3 को सरल करके हमें 7/12 प्राप्त होगा। अब हम योग के क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से संख्याओं का क्रम बदलेंगे और साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता से इनके इस प्रकार समूह बनाएंगे। इस कोष्ठक में हम देख सकते हैं कि 3/4 और ऋण 3/4 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, इसलिए इनका योग 0 आएगा। इसी तरह इस कोष्ठक का भी योग 0 ही आएगा। 4/9 धन 0 धन 0। चूंकि 0 एक योज्य तत्समक है, इसलिए योग में 4/9 के साथ 0 का योग किया जाने पर परिणाम 4/9 ही आएगा। इसलिए यहाँ परिणाम होगा 4/9। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर p/q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुछ बच्चों को योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी और योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की समझ में भ्रम होता है। वे सोचते हैं कि आईने में दिखाई देने वाली प्रतिमा के जैसे परिमेय संख्या p/q का योज्य तत्समक ऋण p/q है, इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, 0 परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के साथ 0 जोड़ा जाए तो उस परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता, यानी उसकी पहचान नहीं बदलती। इसी तरह किसी परिमेय संख्या a/b के साथ यदि कोई दूसरी परिमेय संख्या c/d जोड़ी जाए जिससे परिणाम 0 प्राप्त हो, तो a/b और c/d एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यहाँ p/q में ऋण p/q जोड़ने पर परिणाम 0 प्राप्त होता है, इसलिए p/q के लिए ऋण p/q एक योज्य प्रतिलोम है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण से ज्ञात होता है कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? कुछ बच्चे गुणात्मक तत्समक की अवधारणा को एक व्याख्या के रूप में याद कर लेते हैं। वे इसका अर्थ नहीं समझ पाते। पहले ऑप्शन को देखकर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ गुणन की संक्रिया की गई है और परिणाम 1 प्राप्त हुआ है, इसलिए यह उदाहरण गुणात्मक तत्समक का उदाहरण है। इस कारण वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। ध्यान रहे, यदि किसी परिमेय संख्या का गुणन 1 से किया जाए तो परिणाम वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि उस परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी परिमेय संख्या के तत्समक और प्रतिलोम से संबंधित मिथ्या धारणाएं।